हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका मैथाइन सब में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैदिक गणित में भाग संक्रिया का अध्ययन करेंगे निखलम विधि द्वारा, परावर्त योज्य द्वारा और ध्वजांक विधि द्वारा। सबसे पहली विधि है हमारे वैदिक गणित में भाग संक्रिया की निखलम विधि। 1,11,034 में हमको 889 का भाग देना है। ये संख्या कहलाती है भाज्य, ये कहलाती है भाजक। भाजक को देखते हुए सबसे पहले हम इसमें आधार मानते हैं। अगर हमारी भाजक संख्या 10 के पास में होती है तो आधार 10, 100 के पास में होती है तो आधार 100 और 1000 के पास में होती है तो आधार 1000। तो इसमें आधार हमारा होगा 1000। आधार को देखते हुए उसका हम निकालते हैं पूरक अंक। इसमें हम पूरक अंक लिखते हैं विचलन की जगह, जो हमेशा धनात्मक होता है। 1000 में से 889 घटाएंगे तो बचेगा 111, तो पूरक अंक आ जाएगा 111। अब इसको हम जब भाग देते हैं तो हमें 3 खंड बनाने पड़ते हैं। पहला खंड, दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। पहले खंड में हम लिखते हैं भाजक 889, उसके नीचे हम लिखते हैं पूरक अंक। पूरक अंक है 111, तो ये पूरक अंक लिखा जाएगा ठीक भाजक के नीचे। इसके बाद आधार में हमारे पास है 3 शून्य। आधार में जितने शून्य होते हैं भाज्य के इकाई की तरफ से उतने ही अंक तीसरे खंड में लिखने हैं। 3 शून्य है तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक आएंगे तीसरे खंड में, 0, 3, 4। और इसके अलावा जो भी अंक बच गए हैं वो सब आएंगे मध्य खंड में। तो 111 हमारे पास बच गया है तो 111 आ जाएगा मध्य खंड में। जितने मध्य खंड में अंक हैं उतनी ही हमको यहाँ पर पंक्तियाँ खाली छोड़नी है। मध्य खंड में 3 अंक हैं तो यहाँ पे 3 पंक्तियाँ खाली छोड़ेंगे और उसके बाद हम एक लाइन खींच देंगे। जो मध्य खंड का पहला अंक है वो ऐसे के ऐसे ही नीचे आएगा। यहाँ पर जो भी अंक होगा, अभी 1 है यहाँ पर, तो 1 को हमको ऐसे कैसे लिख देना है। इस 1 को हम गुणा करेंगे पूरक अंक से। 1 को 111 से गुणा करेंगे तो पुनः 111 ही प्राप्त होगा। वो हमें पहली पंक्ति में लिखना है और अगर कोई स्थान रह जाए तो वहाँ पे रिक्त स्थान बना देना है। इस तरह से जो भागफल का पहला अंक है वो प्राप्त हो गया 1, और 1 को गुणा किया पूरक अंक से और उसको लिख दिया पहली पंक्ति में। इसके बाद ये दोनों का जोड़ होएगा, 1 और 1 2। इन दोनों का जोड़ होने के बाद में हमको भागफल का दूसरा अंक प्राप्त हो गया 2। उसको पुनः पूरक अंक से गुणा करेंगे और जो हमने दूसरी पंक्ति छोड़ी थी खाली उसमें लिख देंगे। 2 को गुणा करेंगे 111 से तो प्राप्त होगा 222 और आगे रिक्त स्थान। अब जैसे ही पूरा गुणा हो जाए वैसे ही इस तीसरे वाले को भी जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 1 4। अब हमें भागफल का तीसरा और अंतिम अंक प्राप्त हो गया यहाँ पर 4। 4 को गुणा करेंगे 111 से तो प्राप्त होगा 444। और यहाँ पर अब हमारे पूरे हो गए, इनको जोड़ कर लेंगे। 4 और 4 8, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो ये जो हमारा खंड है ये कहलाता है भागफल। तो भागफल प्राप्त हुआ 124 और शेषफल प्राप्त हुआ 798। इस तरह से शेषफल हमको ध्यान रखना है कि शेषफल हमारा हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। भाजक 889 है तो 889 से यहाँ पर कम संख्या आनी चाहिए, नहीं तो हमें पुनः भाग संक्रिया करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान से देखना है इस सवाल को और हल करना है। हमारा सवाल है 3994 भाग 97। भाज्य 3994 है और भाजक है 97। तो भाजक को देखते हुए आधार हो गया 100 और ये 100 से 97 3 कम है इसलिए पूरक अंक हो गया 0 3। ध्यान रखना है जितने आधार में शून्य होंगे उतने ही अंक पूरक अंक में होने चाहिए। इसके बाद हम बनाएंगे 3 खंड। सबसे पहले भाजक लिखेंगे
भाजक के नीचे लिखेंगे पूरक अंक। आधार में 2 शून्य है, इसलिए भाजक के अंतिम दो शुरू के 2 अंक इकाई और दहाई ये आ जाएंगे हमारे तीसरे खंड में, और जो शेष बच गया 39 वो आएगा मध्य खंड में। अब मध्य में 2 अंक है, इसलिए 2 पंक्तियां खाली छोड़ेंगे और उसके नीचे लाइन खींच देंगे। ध्यान है आपको, पहला अंक ऐसे के ही ऐसे आ जाएगा। 3 इस तरह का उतारना है, यहाँ पर हमको 3 को गुणा करना है पूरक अंक से। 3 को गुणा करेंगे पहले 0 से तो 0 प्राप्त होगा, 3 को गुणा करेंगे 3 से तो प्राप्त होगा 9, और यहाँ पर रिक्त स्थान। अब पूरा गुणा होने के बाद में ये दूसरा अंक भी जुड़ जाएगा। 9 और 0 का जोड़ करेंगे 9। अब पुनः भागफल का दूसरा अंक प्राप्त होगा 9। 9 को गुणा करेंगे 0 से, 0 प्राप्त होगा। 9 को गुणा करेंगे 3 से, 27 प्राप्त होगा। अब जोड़ करेंगे 27 को, ध्यान करना है हमको 4 के नीचे ही लिखना है। 27 में 4 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 31। 31 का 1 हासिल लगी 3, 3 और 9 12, 12 और 9 21। अब यहाँ पे देखिए आप, भागफल तो प्राप्त हो रहा है 39, लेकिन शेषफल प्राप्त हो रहा है 211। शेषफल हमारा भाजक से ज़्यादा है, अर्थात इसमें अभी और भाग जाएगा। 211 में हमको भाग देना पड़ेगा वापस 97 का। अब 97 का भाग हम 211 में देंगे तो भाग जाएगा हमारा 2 बार, 2 बार भाग जाएगा, और 97 को 2 से गुणा करके 211 के नीचे लिख देना है। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 नम्बे 18 और 1 19। यहाँ पर कर देंगे जोड़ 39 और 2 41, और यहाँ पे कर देंगे घटाओ। 11 में से 4 गए 7, 10 में से 9 गए 1। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर शेषफल भाग से ज़्यादा आए तो हमको क्या करना है कि उसका भाग देना है इसमें, और जितनी बार भाग जाए वो संख्या यहाँ लिखनी है, उसको गुणा करना है फिर संख्या से और यहाँ लिखना है, इधर घटाना है इधर जोड़ करना है। तो भागफल हो गया 41 और शेषफल हो गया 17। भाग संक्रिया में अगली हमारी वैदिक विधि है परावर्त्य विधि। परावर्त्य विधि भी निखलम विधि से मिलती जुलती है। इसमें भी हमें सबसे पहले आधार मानना पड़ेगा, तो आधार हमारा होगा 100। इसमें हमको निकालना पड़ेगा विचलन। विचलन हमारा निकलेगा जब भी तो अगर संख्या 100 से कम है या आधार से कम है तो माइनस में प्राप्त होगा, और 100 से अधिक है तो प्लस में प्राप्त होगा। तो विचलन प्राप्त हो गया हमें -0.3। अब ये विधि परावर्त्य विधि है, इसलिए इसमें हमको निकालना पड़ेगा परावर्त्य अंक। जो परावर्त्य अंक होता है वो विचलन का विपरीत चिन्ह वाला होता है। अगर आपका विचलन माइनस में है तो परावर्त्य अंक प्राप्त होगा प्लस में, तो परावर्त्य अंक हो जाएगा +0.3। 0 का ध्यान रखना है, 0 जरूर लगानी है। जितने शून्य आधार में होंगे उतने ही अंक विचलन और परावर्त्य अंक में होने चाहिए। अब जैसे हमने निकलम विधि में 3 खंड बनाए थे, यहाँ पर भी हम 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले इधर आएगा भाजक, और भाजक के नीचे आएगा इसमें परावर्त्य अंक। परावर्त्य अंक अगर प्लस में है तो प्लस में लिखना है, और अगर माइनस में है तो माइनस में लिखना है। यहाँ पर परावर्त्य अंक है प्लस में। अब जितने शून्य आधार में उतने ही भाज्य के अंक, अंतिम 2 अंक 2 और 1, इकाई दहाई 1 2, और शेष सभी अंक आ जाएंगे मध्य वाले खंड में। अब यह विधि बिल्कुल निखलम विधि की तरह चलेगी। सबसे पहला अंक 2 ऐसे कैसे उतरेगा, 2 को गुणा करेंगे 0 से 0, 2 को गुणा करेंगे 3 से 6। ये पहली पंक्ति जो हमने छोड़ी थी उसमें लिख देंगे। जैसे ही पूरा गुणा हो जाए दूसरे वाले खंड को भी जोड़ देंगे। 1 और 0 का जोड़ 1, 1 को गुणा करेंगे 0 से, दूसरी पंक्ति में लिखना है 0, 1 को गुणा करेंगे 3 से 3, दोनों का जोड़ कर देंगे 3 और 2
5, 6 और 1 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भागफल तो प्राप्त हुआ 21 और शेषफल प्राप्त हुआ 75। परावर्ती विधि पर ही आधारित हमारा अगला उदाहरण है 13,385 भाग 131। 131 तो आधार कितना होगा 100। अब 131 भाजक आधार से ज़्यादा है इसलिए विचलन होगा +31। परावर्त्य अंक जब विचलन प्लस में तो परावर्त्य अंक आएगा माइनस में, और जब माइनस में परावर्त्य अंक आता है तो ध्यान रखना है माइनस हमको दोनों अंकों पर लगाना है अलग अलग। -3 -1। सबसे बात यही ध्यान रखने वाली है कि अगर माइनस में हमारा परावर्त्य अंक आता है तो माइनस दोनों अंकों पे लगना चाहिए, एक पर नहीं। अब इधर आएगा भाजक 131, भाजक के नीचे लिखेंगे परावर्त्य अंक। -3 -1। अंतिम खंड में जितने शून्य आधार में है उतने ही अंक, 2 शून्य है तो इकाई और दहाई। 8 और 5 अंतिम खंड में, और जो शेष अंक बच गए 133 वो आएंगे मध्य खंड में। मध्य खंड का जो पहला अंक है देखना है, उसमें 3 अंक है तो 3 पंक्ति खाली छोड़नी है। 3 पंक्तियां खाली छोड़ने के बाद में लाइन खींच देनी है, और जो पहला अंक है उसको ऐसे के ऐसे ही नीचे उतार देना है। पहला अंक आ गया 1, 1 को गुणा करेंगे अब -3 से तो प्राप्त होगा -3। 1 को गुणा करेंगे -1 से तो प्राप्त होगा -1। ये पहली पंक्ति में लिखना है, और रिक्त स्थान जैसे ही गुणा पूरा हो जाए इस भागफल के पहले अंक से दूसरे खंड को भी जोड़ देना है। दूसरा अंक है अपना 3 और -3। 3 और -3 का जोड़ करेंगे तो प्राप्त होगा 0। 0 को गुणा करेंगे परावर्त्य अंक से, दोनों को गुणा करेंगे 0 से तो पुनः प्राप्त होने वाला है 0। इधर भी 0, इधर भी 0 और यहाँ रिक्त स्थान। इस तरह से तीसरे का भी जोड़ कर देंगे। 3 और -1, 3 और -1 को अगर जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 2। 2 को गुणा करेंगे परावर्त्य अंक से अलग अलग। ध्यान करो 2 -3 -6। 2 को गुणा करेंगे -1 से -2। तो ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर कहीं जल्दबाजी में -31 नहीं लिख दें। अगर -31 लिख देंगे तो 3 के ही माइनस लगा रहेगा, 1 के माइनस नहीं लगेगा, इसलिए हमको दोनों के माइनस अलग अलग लगाना है। अब इसको हल कर लेंगे। 5 - 2 प्राप्त होगा 3, 8 - 6 प्राप्त होगा 2। तो इस तरह से भागफल प्राप्त हुआ 102 और शेषफल प्राप्त हुआ 23। तो निकलम और परावर्त्य दोनों विधियों में बहुत समानता है, बस केवल थोड़ा सा अंतर है परावर्त्य अंक का। भाग संक्रिया की हमारी अंतिम विधि है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि में भी 98,765 में भाग देना है हमको 87 का। भाजक को देखते हुए हमको ध्वजांक और मुख्यांक दो मानने पड़ेंगे। जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा कहलाता है ध्वजांक। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7, तो ये कहलाएगा ध्वजांक। और इकाई के अलावा जो भी अंक बच जाएंगे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो कहलाएंगे मुख्यांक। यहाँ पर इकाई 7 के अलावा बाकी अंक बचा हुआ है 8, तो वो कहलाएगा मुख्यांक। इसके बाद हमको 3 खंड बनाने हैं। पहले खंड में यहाँ पर आएगा ध्वजांक और इसके नीचे आएगा मुख्यांक। ध्वजांक में जितने अंक हैं, ध्वजांक में हमारे हमेशा केवल इकाई का अंक होगा, तो भाज्य का भी इकाई का अंक तीसरे खंड में आएगा और शेष सभी अंक मध्य वाले खंड में आएंगे।
अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर इनको कुछ गैप दे के लिखा है। इन दोनों अंकों के मध्य में एक अंक का स्थान रहे इतना आपको भी गैप दे के लिखना है। और यहाँ पर आपको केवल एक ही लाइन छोड़नी है, परावर्त्य और निखिलम की तरह एक से अधिक लाइन नहीं छोड़नी है, केवल यहाँ पे एक ही लाइन छूटेगी। पुनः एक बार समझ लीजिए, इकाई का अंक ध्वजांक और इकाई के अलावा शेष सभी जो अंक होंगे वो मुख्यांक होंगे। अब इसकी विधि निम्न प्रकार है। जो मुख्यांक होगा उसका हमको भाग देना है। पहला स्टेप 9 में भाग देंगे 8 का, प्राप्त होगा हमें 1। तो एक बार भाग चला गया तो वो जो भाग गया है उसको हमको इसी के नीचे लिखना है। शेष प्राप्त हुआ 1, वो लिखना है 9 और 8 के मध्य में। अब 1 के आगे उतारेंगे 8, तो ये कहलाएगा नया भाज्य, बन जाएगा 18। नए भाज्य से ही हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। जो संशोधित भाज्य होगा वो नए भाज्य में से, नया भाज्य 18, नए भाज्य में से हमको जो भागफल का पहला अंक आया उसको ध्वजांक से गुणा करना है, फिर घटाना है। भागफल का पहला अंक है 1 और ध्वजांक का अंक है 7। तो 18 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा 11। ये कहलाएगा हमारा संशोधित भाज्य। इसी में ही हमको भाग देना है। इसी प्रकार दूसरा स्टेप शुरू होगा। अब हमारा संशोधित भाज्य है 11। 11 में वापस भाग देने का काम हमेशा कौन करने वाला है? मुख्यांक। और मुख्यांक की जगह जो भी होगा उसका भाग देना है। 11 में 8 का भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार, उसको लिख देंगे हम इस 8 के ठीक नीचे। शेषफल प्राप्त हुआ 8 एकम 8, 11 में से 8 गए 3, शेषफल प्राप्त हो गया 3। जो भी शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको हम दोनों अंकों के बीच में लिख रहे हैं। 8 और 7 के बीच में लिखना है 3। यही कहलाएगा नया भाज्य। नया भाज्य हो गया, 3 के आगे उतारेंगे 7। नया भाज्य प्राप्त हुआ हमें 37। नए भाज्य से निकालेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य निकालने के लिए क्या करना है हमको? जो भी हमारा नया भाज्य है 37 में से घटा देंगे जो भागफल का दूसरा अंक आया उसको ध्वजांक से गुणा करके। 37 माइनस 1 गुणा 7। 37 में से 7 एकम 7 गए, कितने बच गए? 30। ये हमारा है संशोधित भाज्य। तीसरा स्टेप शुरू हुआ। संशोधित भाज्य है 30। 30 में हमको भाग देना है मुख्यांक का। मुख्यांक कितना है? 8। 30 में 8 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? 3, 8 तिया 24। 3 बार भाग चला गया, शेषफल प्राप्त हुआ 6। 8 तिया 24, 30 में से 24 गए, कितने बचे? 6। तो शेषफल कितना हो गया? 6। इस तरह से नया भाज्य प्राप्त हो गया। अब हमें 66। जो शेषफल प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे 7 और 6 के बीच में। तो नया भाज्य हो गया 66। संशोधित भाज्य निकालने के लिए पुनः नए भाज्य 66 में से जो भागफल है उसका तीसरा अंक प्राप्त हुआ हमको 3, उसको गुणा करेंगे ध्वजांक से 7 से। तो 66 माइनस 3 गुणा 7, 66 में से घटा देंगे 21। 66 में से 21 गए, बचेंगे हमारे पास में 45। 45 में भाग देंगे पुनः 8 का, क्योंकि हमारा मुख्यांक कितना है? 8। देख लीजिए यहाँ पे सब में मुख्यांक का ही भाग जा रहा है। ये अपना संशोधित भाज्य है। संशोधित भाज्य में मुख्यांक का भाग देने में प्राप्त हो रहा है हमें 8 पंजे 40। 5 बार भाग गया, वो हम लिख देंगे इस 6 के नीचे।
शेषफल प्राप्त हो गया 5। जो शेषफल प्राप्त हुआ 5, अब हमारा ये खंड खत्म हो चुका है, तो जो शेषफल होगा उसको हम अंतिम खंड में लिखेंगे, जो हमारा इस खंड का अंक है उससे ठीक पहले, 55। नया भाज्य कितना हो गया? 55। जैसे ही हम तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं हमारा सवाल लगभग खत्म हो जाता है। 55 में से वापस वही क्रिया, संशोधित भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, नए भाज्य में से जो अंतिम अंक है हमारा भागफल का उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे। 55 माइनस 5 गुणा 7, पचपन में से 5 गुणा 7 अर्थात 35। 55 में से 35 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20। तो इस तरह से जो तीसरा खंड है उसमें अब कोई अंक नहीं है, इसलिए हमें ये सवाल यहीं पे ख़त्म है हमारा। तो हमें प्राप्त हुआ भागफल 1135 और शेषफल प्राप्त हुआ 20। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल में हमको क्रम का ध्यान रखना है, इसी क्रम में आपको लिखना है, जिससे आपको विधि एक स्टेप में नहीं तो 2 स्टेप में नहीं 3 स्टेप में पूरी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने आज भाग संक्रिया की 3 विधियां पढ़ी। इन तीनों विधियों के वीडियो को आप बहुत ही ढंग से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखें और उसके बाद जो इनमें सवाल समझाए गए हैं इन्हीं को पुनः करें। उसके बाद ही अपनी पाठ्यपुस्तक के सवाल हल करने हैं। ये बहुत ध्यान से देखने की है, क्योंकि इनमें से आपके बोर्ड में सवाल ज़रूर आता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।